नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा खास कार्यक्रम मध्यकाल। और मध्य प्रदेश में श्री राम वन गमन पथ के विकास के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2025-26 के दौरान अपनी कार्य योजना को गति प्रदान की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में इस परियोजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राम वन गमन पथ के विकास और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। वो श्री रामचंद्र पथ गमन न्यास के अध्यक्ष हैं और इस परियोजना पर प्राथमिकता से काम कर रहे हैं। राम वन गमन पथ के स्थलों का चिन्हीकरण और विकास के लिए प्रदेश में राम वन गमन पथ के कम ज्ञात स्थलों को चिन्हित करने के लिए विशेषज्ञों की टीम काम कर रही है। अभी 11 जिलों में 25 स्थल जुड़े हैं और नए स्थलों जैसे कि मंडला, बालाघाट आदि को जोड़ा जा रहा है। बजट में इस वर्ष 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कुल परियोजना में चित्रकूट, ओरछा समेत कई स्थलों के लिए 2200 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाएं चल रही हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संकल्पित प्रयास प्रारंभ किए कि चित्रकूट को अयोध्या की तर्ज पर विकसित किया जाए। यहां भगवान राम के जीवन से जुड़े प्रमुख स्थलों का समग्र विकास किया जा रहा है, जिसमें घाटों का जीर्णोद्धार, सौंदर्यीकरण, परिक्रमा पथ, कामदगिरी पर्वत का निर्माण और भूमि अधिग्रहण शामिल है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद पर्यटकों का फोकस चित्रकूट पर होने से धार्मिक के साथ साथ मेडिकल टूरिज्म जैसे कि हेल्थ वेलनेस सेंटर्स को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। ओरछा में श्री राम राजा लोक परियोजना के दूसरे चरण का शिलान्यास किया गया, जिसकी लागत लगभग 125 करोड़ रुपए है। इससे धार्मिक एवं पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और रोजगार सृजन होगा। मध्य प्रदेश को प्रमुख धार्मिक पर्यटन केंद्र बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री प्राथमिकता से काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में लोक धार्मिक पर्यटन की केंद्र नर्मदा परिक्रमा को प्रोत्साहन देने और परिक्रमा पथ में सुविधाओं के विकास के लिए भी सरकार सजगता और संवेदनशीलता से काम कर रही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण के जहां जहां पांव पड़े लीलाएं रची गई, उन सभी स्थलों को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे आध्यात्मिक अनुभव के साथ साथ आर्थिक विकास और रोजगार बढ़ेगा। अब 2025 में पर्यटन क्षेत्र में रिकॉर्ड निवेश और 14 करोड़ पर्यटन आगमन जैसे माइलस्टोन हासिल हुए हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन और ओंकारेश्वर में 1 जनवरी को लाखों की संख्या में आए श्रद्धालु मध्य प्रदेश के धार्मिक पर्यटन के रूप में एक नए डेस्टिनेशन के उदय का प्रमाण है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा श्री राम वन गमन पथ के विकास की ये पहल एक ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण की दिशा में अद्वितीय कदम है। इस पर हम परिचर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, जल्दी से उनका परिचय करवा देते हैं। महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा से स्वामी शैलेशानंद गिरी हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका स्वामी जी। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ डॉक्टर भूपेंद्र सुल्लेरे जुड़ रहे हैं। भूपेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और इस परिचर्चा की शुरुआत स्वामी जी मैं आपसे ही करना चाहूँगा। सरकार सिर्फ अब धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहित नहीं करने का सोच रही है, वो ये भी सोच रही है कि इस धार्मिक पर्यटन से कैसे रोजगार सृजित हो। मतलब कि जो इलाके हैं वहाँ के युवाओं को पलायन ना करना पड़े और वहाँ की धरती पर ही युवाओं को रोजगार मिल सके और इसी के साथ साथ धार्मिक धरोहर को भी सहेज के रखा जा सके। सरकार के इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से आपके चैनल के माध्यम से निरंतर रूप से कहता रहा कि सरकार की मंशा पे मुझे कभी कोई संदेह नहीं है। वो निरंतर रूप से कार्य कर रहे हैं। पिछले साल यदि हमारी जीडीपी 13.03 करोड़ थी, 13.53 करोड़ थी, तो इस बार 15.03 करोड़ है। यानी एक साल के अंदर अंदर फुटफॉल यानी टूरिज्म इतना बड़ा होगा, इतना आया होगा हमारे यहाँ पर, जिस कारण से हमारी जीडीपी में वृद्धि हुई है। किंतु याद रखिएगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष की अपनी अलग व्याख्याएं हैं। धार्मिक पर्यटन नाम की कोई टर्मिनोलॉजी नहीं होती। धार्मिक तीर्थाटन होता है, देशाटन होता है। किंतु मुख्यमंत्री जी, मैं निजी तौर पर ये जानता हूँ कि वे विद्यार्थी काल से ही बड़े उन्नयक रहे, यानी कि वो इमोशंस के अंदर बिलीव करते रहे। और अब जाकर के जब वो शिक्षा मंत्री बने तो उन्होंने शिक्षा के अंदर कुछ नए प्रयोग करे और अब हमारे धर्म के अंदर भी प्रयोग करेंगे। समय चाहिए रहता है हर विषय को। प्रभु श्री राम के समय अयोध्या में रोजगार की स्थिति क्या थी, इसका अध्ययन हमें करना होगा। उत्कृष्ट थी, सेल्फ सस्टेनेबल अयोध्या थी, ट्रेडिंग हब था उस समय अयोध्या, शिल्प और क्राफ्टमैनशिप उस समय पे सबसे बड़ा था।
समृद्ध जीवन था और स्वायत्तता थी। तो हम जब स्मार्ट सिटी के फेल्योर के बाद में मध्य प्रदेश के अंदर बात करते हैं प्रभु श्री राम के वन पथ गमन की, याद रखिएगा बेहद बड़ी चुनौतियां भी सामने हैं। वो चुनौती सिर्फ और सिर्फ पर्यटन की नहीं है। पर्यटन से जो रोजगार मिलता है वो सिर्फ होटलों वालों को मिलेगा, कुछ छोटे ई रिक्शा वालों को मिलेगा। हमें उद्योगों को मंदिर बनाना होगा और उद्यमिता को हमारी पूजा बनाना होगा। तो ऐसे अनेक 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 विषय हैं जिनके ऊपर मैं कह रहा हूँ बार बार कि मुझे उनकी नियत में संदेह नहीं है, पर नियति को सुनिर्धारित करना, सुनियोजित करके वो बेहद आवश्यक है। जी ठीक है, नियत में संदेह नहीं है। बहुत शुक्रिया। मैं भूपेंद्र जी का जरा रुख कर लेता हूँ। भूपेंद्र जी, स्वामी जी की पूरी बात आप सुन रहे थे, वो सरकार के पक्ष में तो हैं ही, लेकिन सरकार ने जो फैसला लिया है, क्या ये इतना आसान होने वाला है? देखिए, करोड़ों रुपए की परियोजना होगी और इसको डेवलप करने में भी वक्त लगेगा। अब चूंकि सरकार की जो मंशा है विरासत से विकास की ओर, मतलब कि हम अपनी विरासत से ही विकास की ओर कैसे बढ़ सकते हैं, ये प्राथमिकता सरकार की है। लेकिन क्या ये इतना आसान हो सकता है? चूंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, ज्यादा बेहतर तरीके से हमारी जनता को समझा पाएंगे। देखिए, निश्चित रूप से सभी जी सबको, स्वामी जी को प्रणाम करता हूँ और मैं इनके साथ। भूपेंद्र जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही। भूपेंद्र जी का वॉल्यूम बढ़ाइए प्लीज। मेरी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है, प्लीज बोलिए। देखिए, निश्चित रूप से मूल से कहीं भी हट के काम नहीं किया जा सकता। हमारी मूल अस्मिता, अस्तित्व और साथ में जो विकास की अवधारणा है, तो हमारे राम अस्तित्व हैं और अस्मिता के प्रतीक हैं और निश्चित रूप से उन्हीं से हमारा विकास सुनिश्चित है। तो ये अच्छी बात है कि हमारी जो मूल धाराएं हैं, मूल जो हमारा तंत्र है, रामायण और राम का चरित्र अगर हम देखें, निश्चित रूप से वो पृथ्वी पे आए एक सामान्य व्यक्ति थे और उन्होंने रामायण में जो चरित्र निभाया और जो चरित्र की आज भी और हमेशा प्रासंगिकता रहेगी, उनके एक सामान्य व्यक्ति की तरह अवतार लेकर और ईश्वरत्व कार्य किए उन्होंने। इसलिए मानव जीवन के चरित्र में एक उन्होंने नया आयाम को स्थापित किया और निश्चित रूप से उसमें चाहे जीवन के जितने भी चरित्र हैं वो सारे चरित्र देखते हैं, चाहे वो पिता का चरित्र हो, चाहे वो पत्नी का चरित्र हो, चाहे भाई का चरित्र हो, चाहे वो प्रजा के रूप में राजा का चरित्र हो, चाहे रावण जैसे विद्वत व्यक्ति का चरित्र हो, तो सारी चीजें हैं। इन चीजों को लोग वाक विस्मय करने लगे थे और पूर्णतः इन चीजों की जो हमारी हर क्षेत्र में, हर जगह, हमारे यहाँ हर काल में एक ऋषि के रूप में एक ईश्वरत्व पैदा होता है, तो उसकी चीज की धरोहर को एक पुनः स्थापित करने की सरकार कोशिश कर रही है और उसको निश्चित रूप से धर्म और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि धर्म एक विमर्शा तैयार करता है, एक व्यक्ति को विमर्श के रूप में तैयार करता है, एक पथ और नियति के रूप में आगे बढ़ाने के लिए राजनीति को दिशा देता है। तो ये अच्छी बात है और इसके साथ रोजगार भी बढ़ेंगे। और हमने अभी देखा है कि शिवपुरी में एक बहुत बड़ी उन्होंने कल ही उसका अवलोकन हुआ है और 10-12 दिन में जनता के लिए खुल जाएगा। तो वहाँ पे उन्होंने 75 चित्र बनाए हैं और जो रामायण के विभिन्न चरित्रों को दर्शाते हैं। तो आदमी जब देखता है उनको आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से पुरानी स्थिति और पुरानी जो हमारी पौराणिक चीजें हैं उनको देखा जाता है, तो निश्चित रूप से आदमी में एक आदर्श स्थापित करने की एक प्रेरणा मिलती है। उसी की तरह सरकार, चाहे ओंकारेश्वर हो, चाहे उज्जैन हो, चाहे वो ओरछा हो श्री राम लला जी का, और चाहे चित्रकूट हो, उसके पदगमन के लिए उन्होंने इस वर्ष लगभग 25 करोड़ रुपए रखा है और उसमें मध्य प्रदेश के 11 जिले काम करेंगे, लगभग संयोजित होंगे। तो अब उस चीज से साथ साथ हमारे सनातन, हमारी संस्कृति, हमारे चरित्र के निर्माण में भी भूमिका आएगी और हम जिस तरह भौतिकता की ओर जा रहे हैं उसके प्रति एक नया समन्वय तैयार होगा और साथ साथ वहाँ का जो इकोनॉमी है वो भी डेवलप होगी। और उसका उदाहरण हमने देखा है कि मोदी जी जब भी किसी काम को करते हैं तो वो एक पर्यटन के रूप में एक डेवलप कर देते हैं। हम उस शब्द को स्वामी जी के हिसाब से तीर्थांकन कहने का ज्यादा पक्ष रखेंगे। तो निश्चित रूप से चाहे आप देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की उन्होंने मूर्ति जब स्थापित की तो विश्व की सबसे ऊपरी, और सबसे कहा कि आप लोहा दीजिए, तो उसके रूप में आज वो पर्यटन के क्षेत्र में या उसके क्षेत्र में डेवलप हो गया। अब चाहे हम 2 साल पूर्व राम जन्मभूमि को देख लें तो राम जन्मभूमि की इकोनॉमी देखिए, 900 करोड़ रुपए का वहां का टर्नओवर हुआ है
और हमने देखा है कि जो हम संस्कृति जिस तरह से पाश्चात्य के रूप में अभी हम नया वर्ष में चल रहे हैं, अंग्रेजी नया वर्ष है, उस नए वर्ष के साथ लोगों में, नई पीढ़ी में एक अपनी आस्था और अपने धर्म के प्रति एक नया झुकाव आया। और देखा है कि चाहे अयोध्या हो, चाहे काशी हो, चाहे उज्जैन हो, और विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे दक्षिण के और चाहे नॉर्थ के कामाख्या हो, चाहे मीनाक्षी मंदिर हो, सारे लोगों की अपार भीड़ लगी हुई थी। तो ये प्रतीक है कि हम अपनी मूल जड़ों से फिर से, जो एक टर्न हो गया था, मूल जड़ों से फिर से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि मार्ग को दिखाने वाला। और श्री राम जन्म जी का जो काल था भगवान श्री राम जी का, उस समय तो जीडीपी क्या है 100% थी, कोई वो नहीं था, कोई दुखी नहीं था, कोई दरिद्र नहीं था। तो सारे जो और हमेशा राम राज्य की कल्पना के रूप में राज्यतः लोग बात करते हैं, चर्चा करते हैं, और राम राज्य के रूप में जब हम चर्चा करते हैं तो राम राज्य की कल्पना थी कैसी, उसको स्थापित करनी। लेकिन चुनौतियां बहुत हैं। चुनौती ये है, लाइन ऑफ ऑर्डर की है। जब एक लाइन बड़ी की जाती है तो आप समझिए दूसरी लाइन छोटी होती है। उसके तहत अब यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष की जो समीक्षा है, तो वो लोग ये समझते हैं कि हाँ, हिंदू हार्डलाइनर राजनीति के रूप में होता है, लेकिन हिंदू तो हमेशा पंथगामी रहा, वो कभी हार्डलाइनर हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके धर्म, उसकी शिक्षा, उसका जो संस्कार है वो मूल रूप से रहे। लेकिन साथ साथ ये नरेटिव बनाया जाता है, तो इसके विरोध में भी हमको अपनी शांति और व्यवस्था को रखना पड़ेगा, समन्वय बनाना पड़ेगा और लोगों के साथ साथ। दूसरी बात, जो योजनाएं हैं, जिस तरह से उज्जैन की जो योजना उन्होंने मूर्ति रखी थी वो गिर गई थी, तो उसकी तरह हमें भ्रष्टाचार के रूप में जो पैसा लग रहा है वो ईमानदारी से लगा जाए। दूसरी बात, उसका जो प्रतिफल हो वो निकले, क्योंकि हम अराजकता अगर इसी भी धर्म के ही पथगामी में ही भ्रष्टाचार करेंगे तो फिर इस तरह से नहीं होगा। लेकिन कहने को तो सब लोग कहते हैं, लेकिन उसकी गुणवत्ता होनी चाहिए, उसका समय पे क्रियान्वय होना चाहिए, और साथ साथ इस चीज के साथ सारे लोगों को, जितने भी मतालंबी हों चाहे धर्मालंबी हों, उनके साथ समन्वय का विचार होना चाहिए। अगर इस तरह से क्योंकि सरकार एक ही कंपोनेंट से नहीं सोचती उसको, क्योंकि उसके पास हर प्रजा का, हर धर्म का, हर व्यक्ति उसके लिए एक उत्तरदायी है। लेकिन अब इसके साथ सरकार सुनिश्चित सिर्फ करने किसी एक विशेष धर्म के बारे में नहीं सोच सकती है, उसे सभी के बारे में सोचना होगा, चाहे वो आस्तिक हो चाहे वो नास्तिक हो। सभी इंसानों, सभी नागरिकों के लिए उन्हें सोचना होगा और सभी को विश्वास में लेकर सरकार को आगे बढ़ना होगा। लेकिन सरकार ये जो फैसला ले रही है ये सराहनीय योग्य तो है ही, क्योंकि धर्म के साथ साथ रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। स्वामी जी का मैं रुख कर लेता हूँ। स्वामी जी, चाहे हम राम गमन पथ की बात कर लें, चाहे हम कृष्ण पाथे की हम बात कर लें, चाहे नर्मदा परिक्रमा की हम बात कर लें, तमाम ऐसे तीर्थ स्थल हैं जिन्हें डेवलप करने के लिए सरकार सोच रही है, और इससे सिर्फ धर्म को बढ़ावा नहीं मिलेगा, इससे रोजगार भी सृजित होंगे। लेकिन सबसे बड़ी भूमिका लोगों की भी रहने वाली है। लोगों के साथ और सहयोग को कैसे देखते हैं आप? लोगों को किस तरीके से सहयोग करना चाहिए इसमें? स्पष्ट है, देखिए, बिना जनता के सहयोग के तो संभव ही नहीं। कितने भी स्वप्न आप देख ले, जब आपके साथ में जनमानस नहीं होगा और जनता की नियत आपके पक्ष में नहीं होगी, तो फिर उसको एग्जीक्यूशन करने में बड़ी दिक्कत आने वाली है। देखिए, मैं उज्जैनी से शुरुआत करता हूँ। उज्जैन के आसपास शिप्रा के आसपास जो उज्जैन की जो सभ्यता है उसका विकास हुआ है। मैं शिप्रा का अभी पथ प्रदक्षिणा करके आ रहा हूँ 540 किलोमीटर दूर की, 1 महीने पूर्व, और उसके अंदर मैंने कुछ चीजें पाई जिसको मैंने मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षण का प्रस्ताव किया। देखिए, नर्मदा परिक्रमा होती है, ऐसे मालवाओं के अंदर अन्य नदियां भी है, काली सिंध का भी यहाँ पर प्रादुर्भाव है, यहाँ पर शिप्रा भी है, नर्मदा भी है, और अन्य छोटी बड़ी सहायक नदियां भी है। तो हमें विश्वास करें कि पृथ्वी के ऊपर जब सभ्यता का विकास हुआ तो नदियों के किनारे हुआ है। तो हमें क्या करना चाहिए कि जो नदियां हैं, जनता को ये चाहिए कि नदियों के किनारे वो मुख्यमंत्री जी की या शासन की जो योजना है उनका क्रियान्वयन करवाए। जिस प्रकार से घाटों का निर्माण है, ये तो हो गया तीर्थाटन का, उस प्रकार से शैक्षणिक जितने भी स्थल हैं वो नदियों के आसपास बसाए जाएं, और ताकि वहां पर एजुकेशनल हब तैयार हो पाए, तो आपका एकेडमिक टूरिज्म, जिसे हम कह सकते हैं, देशाटन हो जाएगा। वहीं पर उन नदियों के आसपास हम यदि वाटर बॉडीज बना देते हैं, जैसे तालाब, पोखर, तो रिचार्जिंग की भी हो जाएगी, वो हमारी कृषि व्यवस्था को भी सहायता करती है। तो मैंने शुरू से कहा कि सत्ताएं जो है वोटों की राजनीति के चलते हुए, राजनीतिज्ञ जो है जन समर्थन की अपेक्षाओं के चलते हुए हड़बड़ी में बहुत सारी चीजें घोषणाएं करते हैं, किंतु घोषणाओं का वास्तविक क्रियान्वयन तब नहीं हो पाता है जब जनता उसको समझ नहीं पाती है
या जनता उसके अंदर समर्थन नहीं दे पाती। उज्जैन यदि महाकालेश्वर का नगर है, हरसिद्धि का नगर है, चिंतामण का नगर है, मध्य प्रदेश यदि ओंकारेश्वर का नगर है, बेड़ाघाट का नगर है, याद रखिएगा वही उज्जैन आर्यभट्ट, ब्राह्मीण, शपनक, शंकु का भी नगर है। यहाँ कालिदास की भी नगरी रही है। यानी ओवरऑल डेवलपमेंट जिसे कह सकते हैं, समग्र विकास प्रत्येक क्षेत्र का संतुलित आधार पर होना आवश्यक है। इस हेतु मेरी अपेक्षा बेहद ज्यादा है मोहन जी के साथ। देखिए, आप यदि वैज्ञानिक अवधारणाओं को भी विकसित करते चले जाएंगे तो मध्य प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र है जहां से पूरे विश्व का मार्गदर्शन हो सकता है। मैं भारत की बात नहीं कह रहा हूँ, पूरे विश्व का मार्गदर्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ की भौगोलिक स्थिति बेहद ज्यादा पॉजिटिव है। यहाँ का जो जनमानस है वो बेहद सहज सरल है। यहाँ पर भाषाई संघर्ष नहीं है, यहाँ पर क्षेत्रीय संघर्ष नहीं है कि बुंदेलखंड से संघर्ष हो गया, कि मालवा का हो गया, कि मारवाड़ का हो गया, मेवाड़ का हो गया। बड़ा सहज सरल का क्षेत्र है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के अंदर से बेहद संभावना निकलने का मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि बड़ा नेतृत्व तो निकल करके आएगा जो भारत का भी पथ प्रदर्शक होगा। तो जनता से अपेक्षा मेरी यही है कि नदी नारी न्याय के ऊपर, यानी नदियों के उत्कर्ष के ऊपर बेहद ज्यादा ध्यान दे, नारी के उत्कर्ष के ऊपर, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर सरल सरल संस्कृति है। यहाँ पर उत्तर भारत जैसी, दक्षिण भारत जैसी भिन्नताएं बहुत ज्यादा नहीं है। यहाँ पर हमारी मौसम की जो संतुलन है बड़ा एक्सट्रीमिटीज के अंदर भी इतना हुआ है जितना मॉडरेट उसमें भी है। तो मध्य प्रदेश को मैं बेहद उपयोगी क्षेत्र मानता हूँ, ज्योग्राफिकली, स्पिरिचुअली, कल्चरली, फिलोसॉफिकली। तो मध्य प्रदेश से बेहद संभावना है जी। ठीक है, आखिरी कमेंट में भूपेंद्र जी से लेता हूँ। भूपेंद्र जी, आपसे समझना चाहेंगे, देखिए एक तरफ बहुत सारे लोग या एक बड़ा वर्ग पाश्चात्य सभ्यता की तरफ आगे बढ़ने को देखते हैं हम, जिस तरीके से कल्चर अब बदल रहा है, पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव तो है। दूसरी तरफ सरकार आध्यात्म की तरफ लोगों को आकर्षित करने के लिए कोशिश कर रही है। अब चूंकि टेक्नोलॉजी में हमें आगे बढ़ना है, अब टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने के साथ साथ पाश्चात्य सभ्यता का भी प्रभाव देखने को मिलता है। ऐसे में पाश्चात्य सभ्यता और आध्यात्म के संगम को आप किस तरीके से देखते हैं, ताकि लोग पाश्चात्य सभ्यता में न घुसकर आध्यात्म में टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़े? देखिए, जीवन जो है, जीवन किस मूल्यों से जिया जाएगा, सबसे महत्वपूर्ण। हमारे मूल्य निर्धारित होने चाहिए, हमारे उद्देश्य निर्धारित। हमारे यहाँ हर चीज की एक पद्धति है, कुटुंब पद्धति है, कुटुंब किस तरह है, उनके दायित्व क्या है, उनकी मूल, तो जो चीजें हैं, और जो व्यवसाय जिसको हम पाश्चात्य सभ्यता कहते हैं, व्यवसाय उसको सबसे निकृष्ट माना गया है हमारे यहाँ, सबसे निचले स्तर पे माना गया है, नौकरी इस तरह से। और जो हमारी उन्नति के साधन थे, हमारा यही था कि हम बौद्धिक रूप से और धार्मिक रूप से सबल रहे, और उसके कारण ही हम विश्वगुरु कहलाते थे। और यही कारण है कि जो चाहे नालंदा का विश्वविद्यालय आप देख लें, चाहे आप उस पुराने हमारे ऋषियों की, चाहे चिकित्सा की पद्धति देख लें, चाहे सुश्रुत को देख लें, आप उनके रूप में देख लें, चाहे हमारे आर्यभट्ट वगैरह के देख लें, गणितज्ञों को देख लें, आप किसी भी चीज में देख लें। तो लेकिन हम लोग एक चीज में निश्चित रूप से कमजोर है कि हम अपनी कलाओं का संग्रहण नहीं कर पाए, हम अपनी स्किल को लोगों के पास बता नहीं पाए। और यही कारण रहा कि लोग हमारे यहाँ हर चीज एक छोटा व्यक्ति जानता है, हल्दी नीम की सबकी चीजें, लेकिन पेटेंट किसने कराया? अमेरिका ने कराया। तो ये जो जानकारी का अभाव है, ये महत्वपूर्ण है। तो हमें अपनी क्षमताओं को समझना है, और क्षमताओं को समझने के लिए दूसरी बात, ईश्वर को जानने के लिए हमारे जीवन में ये नहीं होना चाहिए कि हम 60 साल में ही जाने, या हमारी इंद्रियां शिथिल हो जाए, या हम निश्चित रूप से एक ऐसे निष्क्रिय व्यक्ति हो जाए, रिटायर हो जाए। ईश्वर को जानने की उम्र कोई नहीं होती है, ईश्वर को बालकाल से ही जाना जा सकता है, और वही सतमार्गी की ओर ले जाते हैं। लेकिन ये हमारा निश्चित रूप से ये कहना है कि ये हमारे जो आज अगर हम बात वो नहीं कर रहे, अगर ईश्वर के रूप में कहीं भी किसी रिलीजन को कहा जाए तो सिर्फ, बाकी तो सब जगह दूत आए, पैगंबर आए, हमारे यहाँ साक्षात परमेश्वर आए, और वो भी कहाँ आए? सिर्फ भारत में ही जन्म लिया। बाकी तो आप देख लीजिए, यरूशलेम में अगर आए हैं तो यीशु मसीह आए हैं, वो भी पैगंबर थे। चाहे आप मोहम्मद साहब को देख ले तो सऊदिया में आए तो वो भी पैगंबर थे। लेकिन ईश्वर अगर आए हैं तो हमारे सिर्फ भारत में। इसीलिए कहते हैं कि भारत एक भूखंड नहीं है, भारत एक जीता जागता राष्ट्र है, एक आध्यात्मिक राष्ट्र है। आप पुरानी चीजें देख लीजिए जब भी, और भगवान की बात देख लीजिए, आप चाहे बड़े संतों की बात, कैची धाम की बात कर लें आप, जिस तरह से, तो वहां पे मस्कट वगैरह सब लोग आए, बड़े बड़े लोग उनके
और समय समय पे मार्गदर्शन देता रहा, क्योंकि हमारे यहाँ अध्यात्म के रूप में बहुत ज्यादा इस तरह से माहौल है, इस तरह से हमारे यहाँ परंपराएं हैं, इस तरह से तो निश्चित रूप से आप देखें 100 किलोमीटर, तो ये एक अच्छी चीज है, क्योंकि हम भौतिकता से शांति नहीं पा सकते, भौतिकता से हम अपने आप को मुक्त नहीं पा सकते, हम भौतिकता से निश्चित रूप से हम अपने जन्मांतर को आगे नहीं बढ़ा सकते, अपनी पीढ़ी में आदर्श स्थापित नहीं कर सकते, हम समाज में स्थापित नहीं कर सकते, हम राष्ट्र को। जी ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप भूपेंद्र जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्वामी जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मध्यकाल में अपनी परिचर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा श्री राम वन गमन पथ के विकास की ये पहल एक ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण की दिशा में अद्वितीय कदम मानी जा रही है। मध्यकाल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।